मोदी को लेकर कलह सिर्फ बीजेपी में नहीं, जेडीयू में नहीं, एनडीए में नहीं, बल्कि कांग्रेस में भी शुरू हो गए। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उनको सलाह दी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। ये बहुत ही अहम मसला तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस में मोदी को लेके जो चिंताएं हैं, जो बवाल हैं, वो साफ साफ देखा जा सकता है। अवधेश जी, आपसे शुरू करते हैं। कांग्रेस में मोदी को लेके दो तरह के साफ अगर आप देखें, दो तरह की बात है। एक, मोदी को चुनौती मानते हैं, दूसरा जो उनको नकारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। नहीं, नकारने का प्रयास तो केवल सार्वजनिक स्तर पर है और यह भाव भंगिमा राजनीतिक रणनीति के तहत है। अंदर ही अंदर वो तो मानते ही हैं कि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि मोदी की जो भाषा है, वो जो मुहावरे प्रयोग करते हैं, शरीर की जो उनका भाव भंगिमा होती है, जिस ढंग से वो निष्ठुरता से कांग्रेस के नेताओं पर हमला करते हैं, उन सब का उत्तर और उसके पक्ष में जो एक नई पीढ़ी का समर्थन का लहर है, वो उनके लिए चुनौती है। वो उनके पास एक ही सोच उनके अंदर आती है कि इससे शायद अगर ध्रुवीकरण हो तो मुसलमानों का वोट जहां जहां हमारी ताकत है वहां शायद हमारे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन आज का जो बयान था वो ऐसा था नहीं जिस पर विवाद होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा दिलीप जी कि मोदी इस समय एक ऐसा तूफान है या ऐसी हवा है जिसके थपेरे में उड़ते हुए जो जिसको बोलते हैं कि धूल कण और बाकी है, वो सभी पार्टियों के आंखों में जा रहे हैं, उनको चुबो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इस प्रकार भारतीय राजनीति में कोई एक व्यक्तित्व कभी उभरा हो हम लोगों ने देखा नहीं है ऐसा। इसीलिए कांग्रेस के अंदर इस पर चिंता है। व्यक्तिगत बात में लोग महसूस भी करते हैं कि भैया इसका जवाब देना कठिन है। आडवाणी का दे सकते हैं, वाजपेयी का दे सकते हैं, लेकिन इसका तो जवाब देना हमारे लिए कठिन हो रहा है। जयराम रमेश ने केवल उसके बारे में आज जो है एक विश्लेषण किया है, लेकिन उसमें उन्होंने उसकी आलोचना भी की है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा मनोविज्ञान है कि एक लाइन अगर आ गया तो आपने उस पर बवंडर खड़ा कर दिया है, और यही सब मोदी के पक्ष में जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, न हिंदुत्व के लिए और न राज्य के लिए, वैसा जो दूसरे लोगों ने नहीं किया हो, लेकिन उसके पक्ष में एक लहर है और ये पार्टियां अपनी रणनीति से उसकी ताकत को और बढ़ाती है। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में लगातार आप देखें, सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि आप चले जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए गुजरात में जाके, और जगदम्बिका पाल हैं वो कह रहे हैं कि मोदी कांग्रेस के लिए बिल्कुल चुनौती है ही नहीं। और लेकिन एक अगर आप देखें प्राइवेट में जाकर बात करें किसी भी कांग्रेस नेता से, तो वो कहते हैं कि मोदी के आने से चलो कम से कम इतना तो हुआ कि मुसलमान वोट हमारे पक्ष में पोलराइज हो सकता है या होगा, उनको बहुत उम्मीद है। अब ये जयराम रमेश ने जो कहा सो कहा, लेकिन ये जो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कहा है तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मतलब अपनी पार्टी की सरकार में जो मंत्री बने हुए हैं उसको ये बोला कि आप छोड़ के चले जाइए। अगर मान लिया उनको कुछ लगता है कि आपत्तिजनक बात कह दी है तो उसको पार्टी के अंदर, पार्टी के मंच पर ले जाना चाहिए। तो इस तरह से करके उन्होंने और पूरे कांग्रेस को प्रहसन का विषय बना दिया है। उनका हो सकता है कि सही कहा, गलत कहा, लेकिन जो चतुर्वेदी जी ने कहा है यह तो उस पार्टी की दृष्टि से, कांग्रेस की दृष्टि से बहुत ही कांग्रेस के लिए डैमेजिंग है। तो कांग्रेस के अंदर खलबली है, नरेंद्र मोदी खलबली है, तो जो नहीं चुनौती माने उनमें भी खलबली है। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं ऐसा मानते हैं कि चलो इससे हमें फायदा होगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कोई कहीं आप विपरीत परिस्थिति में भी रहते हैं तो उसका फायदा सोच करके आप उसको आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए भी चाहे आप उन्हें मोहब्बत करें या उन्हें से नफरत करें, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस विद इन द कांग्रेस नहीं इग्नोर कर सकती है। कांग्रेस को दोनों तरफ डर लग रहा है। एक तो है कि उनका जो डिमोलिशिंग स्टेटमेंट होता है, डिमोलिशिंग भाषण होता है, उनके जो शब्द शक्ति बहुत मजबूत है, उनके पास जो वोकेबुलरी है भाषण देने की और जो स्टाइल है वो वास्तव में वो डिमोलिशिंग हो सकता है। इसे बहुत कम नेता, स्थानीय स्तर पर तो बहुत से सारे नेता मिलते हैं जो डिमोलिशिंग लैंग्वेज में भाषण करते थे, जैसे चौटाला हरियाणा में करते थे, लालू यादव बिहार में करते थे। लेकिन और वाजपेयी जी का ही होता था, लेकिन वाजपेयी जी में कविता ज़्यादा होती थी, लेकिन वो सीधे अटैक, उसमें उतना पावर नहीं होता था किसी को डिमोलिश करने वाला। तो इनकी जो भाषा बहुत डिमोलिशिंग है, इससे तो जरूर कांग्रेस डरेगी। लेकिन पोलराइज हो जाएगा, मुस्लिम पोलराइजेशन का फायदा कांग्रेस को होगा, ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। और वैसे लोग ये सोच जो है अदील साहब
कांग्रेस में लगातार कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है, कई नेता बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, जाहिर है वो बात ये टेलीविजन पे या कहीं पे ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते हैं, लेकिन तमाम लोग अपने बातचीत में कहते हैं कि नहीं, इससे तो हमें कम से कम, चलो बीजेपी ने अगर नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया तो मुसलमान वोट जो है अब हमें हमारे साथ में देखिए, एक ये फैक्ट है कि मोदी बहुत फाइटर पॉलिटिशियन है और मोदी के आने से एक बीजेपी में एक एक्साइटमेंट हो गया है, एक जोश बढ़ा है, बहुत बड़ा है। वो कंसर्न तो कांग्रेस या किसी पार्टी में भी होगा ज़रूर, लेकिन जो कांग्रेस का अभी तक का स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये लोग जब बोलेंगे तो माइनॉरिटी वोट हम हासिल कर लेंगे, डर के जाएगा ये उनकी ये अप्रोच है, विच इज नॉट ट्रू, बट है यही। नहीं, ट्रू जहां नहीं तक नहीं, ये ट्रू नहीं है, इसलिए कि क्या मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी के आने से कांग्रेस के पक्ष में नहीं कांग्रेस के पक्ष में क्या, देखिए अब तो कांग्रेस, यूपी की बात मैं कर रहा हूं, मैं यूपी से मैंने क्योंकि काफी वक्त लगाया और अभी भी मैं लगा रहा हूं जी, वहां ऑप्शंस हैं, मायावती भी गेनर हो सकती हैं जी, वहां मुलायम सिंह भी गेनर हो सकते हैं और कांग्रेस भी में गेनर हो सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो एक, लेकिन वो चुनाव उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए होगा, केंद्र की सरकार में होगा। नेगेटिव अप्रोच 92 के बाद मुस्लिम्स ने लिया था कि बीजेपी को हराना है, अपना वोट बीजेपी को हराने पे लगना था। इस इलेक्शन में भी यही होगा कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसको माइनॉरिटी वोट ट्रांसफर होगा। और क्योंकि यूपी में कई प्लेयर हैं, इसलिए वो गुजरात वाली इफेक्टिवनेस नहीं होगी जहां सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। यहाँ और उसकी वजह से गुजरात में उनको फायदा था। आप ये देखें, गुजरात में परसेंटेज ऐसी नहीं थी कि कुछ सीटों पे वो असर डाल सकें। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप नोएडा से शुरू कीजिए और शाहजहांपुर तक जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख से कम मुसलमान वोट नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सब रिकॉर्ड मेरे पास 4 लाख मिनिमम। वो 4 लाख तो सिग्निफिकेंट वोट है, बहुत, जिसको लेके कांग्रेस 20% से ऊपर हो गया वो। बिल्कुल, तो इसको लेके तो वो वोट मोदी को रोकने के लिए किसको, किसी अब देखिए, अगर तो वहां 18-19 लोकसभा क्षेत्र में ही है होगा जी, ये तो जो ये बता रहे हैं ना, इतना परसेंटेज जो मेरे ख्याल से 19-20 लोकसभा क्षेत्र में ही है, इससे ज्यादा में नहीं है। मैं कह रहा हूं जो भी हो, फिलहाल वो एक मसला अलग है, हमारे पास समय कम है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। दिलीप जी 57 सीटें भाजपा जीती थी, पोलराइजेशन भाजपा के विरुद्ध उस समय भी था, और भाजपा ने 57 सीटें 1988 में 98 में जीती थी। लेकिन चलिए एक वो बात है, लेकिन जो अगर स्थिति बन रही है जिस तरह से ये मोदी फोबिया, तो और उस फोबिया से कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी कह रही है, तमाम पार्टी उससे ग्रसित हो गई है। आज सीताराम येचुरी शरद यादव से मिल रहे हैं, पहले शरद यादव की पार्टी केसी त्यागी मिल रहे ममता बनर्जी से। कहीं ना कहीं मोदी को लेकर तमाम जगह में उहापोह है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, वजह यह कि मोदी फाइटर, जैसे मैंने आपसे कहा, मोदी एक बड़ा फाइटर नाम आ गया है। अब रहा इस फाइटर से सब लोग डर रहे, उपेंद्र जी? वो तो डर है, ये तो इससे थर्ड फ्रंट निकल सकता है, आपको लगता है? थर्ड फ्रंट कहाँ है? थर्ड फ्रंट कहीं नहीं है। उसके लिए चाहिए ध्रुव, चाहिए ध्रुव कोई नहीं है, पास कोई ध्रुव नहीं है। कौन? मुलायम, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, कोई किसी को एक्सेप्ट करने के लिए जयललिता। दिलीप जी, चुनाव के पहले तीसरे मोर्चे का एक ही प्रयोग हुआ, वो बीपी सिंह के नेतृत्व में था, जो कांग्रेस से आ गए थे। वो बीपी सिंह ध्रुव बन गए, तो वो बीपी सिंह ध्रुव बन गए थे। इस समय कोई ऐसा नेता है ही नहीं। दूसरा प्रयोग तो था, वो चुनाव बाद हुआ था, यूनाइटेड फ्रंट का, भाजपा को बाहर रखने के लिए। तो सीताराम येचुरी जब मिलते हैं शरद यादव से, केसी त्यागी जब मिलते हैं ममता बनर्जी से, वाम मोर्चा हमेशा दोनों समय तीसरे मोर्चे के गठन में, सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका में था। एक समय उनके पास 45 सीटें थी, दोबारा 52 सीटें थी। इस बार उनकी स्थिति ही खराब है और आने वाली भी स्थिति नहीं है। वो तो तब होता जब वाम मोर्चा 35, 40, 45, 50 सीट लेके आता, उसकी संभावना है ही नहीं। हरकिशन सिंह अदीब साहब, मोदी को लेके जो तमाम तरह के सियासत में जितनी बड़ी, मुझे लगता है सबसे बड़े एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए हैं, जो तमाम दलों के, खुद अपने दल से लेके और बाहर के तमाम दल भी उनसे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं आज। बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल मेरा जितना तजुर्बा या सोच समझ है कि बीजेपी तो गेनर हो सकती है, एनडीए
फॉर्म नहीं हो सकती इस मूवमेंट के बाद। एनडीए फॉर्म हो सकती थी, वो पोस्ट पोल थर्ड फ्रंट की कहीं दिखती है? थर्ड फ्रंट देखिए कहीं नहीं है। फेडरल फ्रंट, बीजेपी, थर्ड फ्रंट, कांग्रेस यूपीए, देखिए कांग्रेस कितनी गिर जाए, यूपीए कांग्रेस और बीजेपी 270-280 सीटें तो शेयर कर लेंगे आपस में जी। तो फिर कहां बचा थर्ड फ्रंट? कोई क्या ममता और लेफ्ट जाएगी नहीं? बहुत सारे मायावती और मुलायम साहब जाएंगे नहीं? नरेंद्र मोदी आने से बहुत सारे सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी इस वक्त क्या क्या होगा, फिलहाल ये कुछ और समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उपेंद्र जी, अदीब साहब, अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।